चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 21 के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट किया है जो हमारे पास में फुल रिवीजन का पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले सीरीज़ में क्या करने वाले हैं, हम लोग मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास में उनको बारी बारी से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास में लीनियर अलजेब्रा हो गया हमारा पहला टॉपिक आज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, फिर इसका डिफरेंशियल, वेक्टर, इस तरह से करके हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करने वाले हैं, फुल रिवीजन करने वाले हैं। जहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, थ्योरी वाले पार्ट को, दैट मीन्स कंसेप्ट वाले पार्ट को भी मैं डील करूँगा, ठीक है, कंसेप्ट वाले पार्ट को भी डील करूँगा, और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि हमारे पास में थ्योरी वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी हमारे पास में लग जाए, ठीक है। तो मैं दोनों ही पार्ट को कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, तो मे भी हो सकता है कि हमारे पास में ये जो लेक्चर होने वाला है ये थोड़ा लंबा हो सके, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में फुल रिविजन और पार्ट है। हो सकता है कि कोई एक आधे टॉपिक्स मिस हो जाएं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास में हर एक एरिया है उसको कवर कर पाऊँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले पार्ट से, जो कि हमारे पास में है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मैंने 4 टाइप्स लिख दिए हैं, उसके बाद भी हमारे पास में है, बट पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्विकली जाएंगे क्योंकि हमारे पास में ये बेसिक वाला पार्ट है और बहुत लोगों को इनका आइडिया रहेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में जाएंगे। चलिए, जीरो और नल मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास में ऑल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एक एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए, देखिए 0 0 0 0, तो ये हमारे पास में क्या है, m क्रॉस n, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम का हमारे पास में क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का हमारे पास में नल मैट्रिक्स है ये वाला, जिसकी हर एक एंट्रीज क्या है, जीरो है, ऑल एंट्रीज जीरो, ठीक है। बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि हमारे पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास में क्या होते हैं, बराबर। m हमारे पास में नंबर ऑफ रोज है, n हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होंगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइंस होते हैं वो होती है नंबर ऑफ रोज, और वर्टिकल लाइंस हमारे पास में होती हैं कॉलम्स, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाली जो होती हैं वो होती हैं रोज, और जो वर्टिकल वाली होती हैं वो होती हैं कॉलम्स, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो अपने डायगोनल के अबाउट क्या हो, भैया सिमेट्रिक हो। तो अगर मैं बात करूँ डायगोनल के अबाउट, तो डायगोनल के अबाउट क्या है हमारे पास में, ये सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। दैट मीन्स अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास में रोज है, जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना देना है, ठीक है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना। दैट मीन्स रोज को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स के साथ में, ठीक है। अगर हमने ऐसा कर दिया, रोज को कॉलम्स के साथ में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए आना चाहिए किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर आप करके देखेंगे इसका ट्रांसपोज करके देखिए तो क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा। देखिए जो पहला रो है हमारे पास में 1 1, उसको हम क्या कर रहे हैं, पहला कॉलम बना दे रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा रो है 1 2, उसको हम लोग दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं, दैट इज 1 2। देखिए फिर से हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया जो पहले से था, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। जो हमारे पास पहले से मैंने मैट्रिक्स लिया था उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, तब भी वही मैट्रिक्स आया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब बात करते हैं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास में, अगर मैं बात करूँ 2x2 का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने वाले हैं तो कुछ ऐसा होने वाला, दैट मीन्स डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास में, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास में, 1 होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगा, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम 3x3 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होता है, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ए, दैट मीन्स हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, 0 होते हैं। और अगर मैं बात करूँ नॉन डायगोनल एलिमेंट तो उनमें क्या होता है, जस्ट एक माइनस साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका क्या होगा, सिर्फ एक माइनस साइन का चेंज होगा, बाकी वो लोग सेम ही होंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करूँ तो ये हमारे पास में होता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो होंगे 0, और जो होगा हमारे पास में नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट उनमें सिर्फ माइनस साइन का फर्क होगा, ठीक है। बस ये बात हो गई। और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा, दैट मीन्स अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ऑफ इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आता है हमारे पास में बात आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ 1 0 0 0, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए, दैट मीन्स अगर हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में फिर से यही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दैट मीन्स अगर हम ए स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलने वाला है, इक्वल टू ए मिलने वाला है, दैट मीन्स अगर इस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होंगी इस मैट्रिक्स, अभी तक मैंने आइगन वैल्यूज नहीं बताई है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ प्रॉपर्टीज को, आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइगन वैल्यूज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की या तो हमारे पास में 0 होती है या फिर 1 होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होती हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, या तो 0 होती हैं या फिर 1 होती हैं, ठीक है। आइदर 0 और 1, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स की। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास में कैसा होता है, देखिए मैं एक लिख देता हूँ 0 0 0 1, ठीक है। अब हम बात करें इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है a raised to the power k will be equal to 0 where k is any positive integer, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में प्रॉपर्टी, दैट मीन्स a raised to the power k is equal to 0, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग चेक कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या होंगी कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, और इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी 0 होगा। ट्रेस क्या होता है भैया, ट्रेस होता है हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की, ठीक है। अब भैया ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये हमारे पास में होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, या फिर आप बोल सकते हो a इक्वल टू ए इनवर्स, अगर आप दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारे पास में आ गया 0 0 1 1, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास में कि इसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये प्रॉपर्टीज भी मैंने बोल दी और जो मैट्रिक्स हमारे पास में उसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया, इससे थोड़ा आपको आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो बेसिक पार्ट क्लियर है। अब आते हैं बात सबसे इंपॉर्टेंट वाले चीज में, जो कि हमारे पास में है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के पार्ट में, ठीक है। चलिए आइगन वैल्यूज डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये मैं भूल गया था, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपसे क्या होता है, ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू होता है हमारे पास में आई, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, आइदर और वाली प्रॉपर्टी, या तो आप इसको फॉलो करो या तो इसको फॉलो करो या दोनों को फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, हमारे पास में 1 1 0 0, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है, या तो डिटर्मिनेंट इसका +1 होगा या तो -1 होगा। आप चेक कर लीजिए डिटर्मिनेंट 1 -0 दैट इज 1, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होगा या तो -1 होगा, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब बात करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के पार्ट पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास में है, आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसी एरिया से आते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया क्लियर हो। चलिए तो आइगन वैल्यूज क्या होते हैं हमारे पास में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू जो हमारे पास में रूट मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं भैया यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिनके हमारे पास में एलिमेंट्स हैं 1 2 0 1, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ पर एक और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मैंने मैट्रिक्स का टाइप लिख दिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब भैया ये अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, जिसके हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों। अगर हमारे पास में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हों, तो वो क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। और अगर हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ऐसा लिख देता तो हमारे पास में क्या आ जाता, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग दोनों टाइप को लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। चलिए तो मैं एक वाले को इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको आइडिया हो। चलिए तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम क्या बात कर रहे थे, आइगन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो आइगन वैल्यूज लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बना देते हैं, ये लीजिए 1 माइनस लैम्डा 2 0 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1 1। दैट मीन्स आइगन वैल्यूज क्या मिल गई हमें, आइगन वैल्यूज हमें मिल गई 1,1, ठीक है, यह मिल गया। चलिए अब डायरेक्टली बात करते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पे, आइगन वैल्यूज की जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास में सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ईवी लिख रहा हूं मैं, तो आप लोग शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल
डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मीन्स हमारे पास में जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होंगी, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, यहाँ पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है हमारे पास में 1 + 1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे हमारे पास में, ये वाले जिसको मैं अभी ब्लू कलर कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास में सम ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज 1 + 1 यहाँ से, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 + 1, दैट मीन्स हमारे पास में 2 आएगा। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ के इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब समझिएगा बात, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का क्या मतलब है कि उनका प्रोडक्ट निकालना है आइगन वैल्यूज का, दैट मीन्स 1 × 1, इस एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 1 × 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास में, जो मैट्रिक्स अभी हमने यहाँ लिखा है 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास में आ गया 1। दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला एग्जाम्पल दोनों ही प्रॉपर्टी को, ठीक है। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, जो कि हमारे पास में है आइगन वैल्यूज ऑफ अ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is its diagonal element, principal diagonal element, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे जो मैंने अभी लिखा था ये एग्जांपल, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं 1, 1, और जो कि हमारे पास में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में है। तो अगर हम बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली वो अगर पहचान लेते कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे इसका आइगन वैल्यूज क्या होंगे हमारे पास में, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो कि हमारे पास में है ऑलरेडी 1, 1। तो हम लोग ये कैलकुलेशन अगर नहीं भी करते तब भी अगर हमें प्रॉपर्टी याद होती तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि इसकी आइगन वैल्यूज 1, 1 होती, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता तो उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होती वही उसकी आइगन वैल्यूज हो जाती, ठीक है बात है। चलिए एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ जगह नहीं है इसीलिए, आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आइदर प्योरली रियल, क्या होगा आइदर नहीं होगा सॉरी, आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज प्योरली रियल, ठीक है। तो हमारे पास में जो आइगन वैल्यूज होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती हैं, प्योरली रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास में, मैंने पहले ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, प्योरली रियल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कि हमारे पास में है आइगन वैल्यूज से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, हमारे पास में क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर 0 होंगी, ठीक है। दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर 0 होंगी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास में
any square matrix A and its A transpose will have the same eigenvalue. That means अगर मैं बात करूं A या फिर A ट्रांसपोज की, तो दोनों की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, सेम आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक मैट्रिक्स A की और अगर मैं उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो उन दोनों का ही आइगन वैल्यूज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, आइगन वेक्टर के रिगार्डिंग, तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास में कैसे प्रोड्यूस होता है, तो सिंपल सा आप याद रखिए, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, सिंपल सा याद रखिए ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, ए हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहता है। लैम्डा हमारे पास में क्या है, आइगन वैल्यू है, और एक्स हमारे पास में क्या है, आइगन वेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया, यही हमारे पास में आइगन वेक्टर है। एक्स हमारे पास में क्या आइगन वेक्टर है और लैम्डा हमारे पास में क्या आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे कितनी चीजें, 1 2 3, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। तो अगर इन 3 पैरामीटर्स में से कोई भी 2 पैरामीटर हमें दे रखा होगा और तीसरा अगर हमें निकालने को बोलेगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई प्रॉपर्टी। इसका हम लोग बेसिकली यूज करके क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स को एकदम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करिए हमारे पास में फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास में और उसकी आइगन वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास में कोई 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसके आइगन वैल्यूज हमारे पास में 2 पता है। ठीक है, तो जो उसकी आइगन वेक्टर्स होंगी हमारे पास में वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगी, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो हमारे पास में a पता है हमें और लैम्डा पता है हमें, और आइगन वेक्टर जो होगा x वो हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसकी 2 एलिमेंट्स होंगे बस। ठीक है, हमारे पास में 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा इस वाले क्वेश्चंस के लिए। लेकिन अगर 3x3 का होगा अगर हमारे पास में मैट्रिक्स, तो उसकी जो आइगन वेक्टर होगी हमारे पास में वो कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसकी 3 एलिमेंट्स होंगी। ठीक है, ऐसा होगा कुछ 3x1 का होगा। अगर हमारे पास में मैट्रिक्स 3x3 का होगा तो जो हमारे पास में आइगन वेक्टर आएगा वो 3x1 का आएगा, दैट मीन्स 3 रो और 1 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में मैट्रिक्स दे रखा है और हमारे पास में अगर आइगन वैल्यू दे रखा है तो हम जस्ट इस वाले जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हम एकदम फटाक से x की वैल्यू को बता सकते हैं हमारे पास में कि x हमारे पास में आइगन वेक्टर क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास में है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जिसके थ्रू हम लोग रैंक निकालते हैं वो है हमारे पास में रैंक क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके थ्रू इस वाले लाइन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्या होता है, हमें रैंक देता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये 3x3 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का हमारे पास में मैट्रिक्स कौन सा बन सकता है, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स बन सकता है।
तो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, हमें डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है 3 क्रॉस 3 का, तो वही क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 3। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता तो हम बोलते कि रैंक हमारे पास में 3 तो नहीं हो सकता है, 3 से कम ही होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते डिटर्मिनेंट क्या आता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या आएगा, 1, ओपन कर रहे हैं हम इसको, तो 1 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, देखते क्या आता है, यहाँ से आ गया -3, यहाँ से आ गया हमारे पास में -2 और +2, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से आ गया 4 में से 2 गया 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, 4 4 8, 8 में से 3 जाएगा 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर है हमारे पास में। दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर जो हमारे पास में मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, वो क्या है, इस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास में जो वही क्या हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा। दैट मीन्स रैंक क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3। बात समझ में आई। ये तो हो गया हमारे पास में एक मेथड। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को खोजते हैं, वही उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये मेथड कब काम करेगा, ज्यादातर अगर 3 क्रॉस 3 या फिर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तब आप इसको अप्लाई करिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। बट अगर 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3 या फिर 4 क्रॉस 4 ऐसा मैट्रिक्स अगर आपको दिख जाता है तो आपको एक्लियन फॉर्म का जो हमारे पास में मेथड है वो ज्यादा यूजफुल होता है। आप लोग एक्लियन फॉर्म को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, एक्लियन फॉर्म। ठीक है, एक्लियन मेथड को भी आप लोग यूज कर सकते हो, मैं उसको बता दे रहा हूँ अभी। एक्लियन फॉर्म के थ्रू हम लोग कैसे रैंक निकालते हैं, काफी यूजफुल मेथड है। अगर आप लोग एक्लियन फॉर्म को अगर यूज करके रैंक निकालते हो तो काफी फास्ट में आएगा और एक्यूरेट भी आएगा। चलिए, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं एक्लियन फॉर्म के थ्रू रैंक कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, बेसिकली एक्लियन फॉर्म में हम लोग करते क्या है, मैं पहले उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी बहुत बार बताया, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर 1 है ऑलरेडी तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस ओनली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसके डायगोनल एलिमेंट रहेगा उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करते चले जाएंगे। इतने काम में काम बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है, काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए, आप लोग थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे समझ लीजिएगा। बस 4-5 क्वेश्चंस अगर आप लगा लेंगे एक्लियन फॉर्म के थ्रू, तो ये जो फॉर्म है एक्लियन फॉर्म यूनिवर्सल फॉर्म है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हो रैंक डिटरमाइन करने के लिए। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में जब भी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा, कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको एक्लियन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसके नीचे के जो एलिमेंट है, दैट मीन्स इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना दिया मैंने। कैसे बना दिया भैया, ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन लगाया। R2 गोज टू R2 माइनस 3R1, तो 0 हो गया ये वाला एलिमेंट। R3 के लिए मैंने क्या लगा दिया, R3 गोज टू R3 माइनस
R1, तो हमारे पास में ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो अब जब हमारे पास में रो ऑपरेशन मैंने लगा दिया है, तो अब ये जो एलिमेंट्स होंगे वो चेंज होंगे, दैट मीन्स ये एलिमेंट्स अब चेंज होंगे। तो क्या कैसे चेंज आएगा, ये वाला जो दोनों रो ऑपरेशन लगाया है वो लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तो सब 0 हो गए, दैट मीन्स इससे ज़्यादा हम लोग फर्दर अब इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं एक्लियन फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए क्या आप यहाँ पर और 0 बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो जाएंगे हमारे पास में 1, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या आ गया हमारे पास में 1, तो रैंक हमारे पास में क्या होगा इक्वल टू 1। तो रैंक हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जब हम लोग एक्लियन फॉर्म का यूज करते हैं तो। ठीक है, तो बहुत लोगों को एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर हम ऐसा कर लिए कि हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है और हम उसको एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सपोज करिए हमारे पास में कुछ ऐसा बन गया और यहाँ पर भी 0 बन चुका है, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास में कुछ ऐसा ही है। तो इसको फर्दर हम लोग रिड्यूस करेंगे और 0 बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर इस पोर्शन को बिना डिस्टर्ब किए हम अगर और 0 बना सकते हैं तो हम बनाएंगे, अदरवाइज हम वहीं पर रुक जाएंगे और रैंक बता देंगे। ठीक है, इसको बिना डिस्टर्ब किए अगर आपने एक्लियन फॉर्म का यूज कर रहे हैं और आपने ये यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर 0 बना दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको बिना डिस्टर्ब किए अगर कोई और 0 बना सकते हैं, ये इस वाले को 0 अगर आप कर सकते हैं तभी आप फर्दर प्रोसीड करें, अदरवाइज आप वहीं पर रुक जाइएगा और रैंक डिटरमाइन कर दीजिएगा बाय द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा एक्लियन फॉर्म। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशंस कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास में इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ये हम लोग कैसे बताएंगे, या फिर हमारे पास नो सॉल्यूशन कैसा होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हमारे पास में 3 इक्वेशंस दी गई हैं जो कि नॉन होमोजीनियस है, दैट मीन्स जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाला इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो नॉन जीरो है, दैट मीन्स d1 d2 d3 है, और हमारे पास में यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1z इस तरह से करके हमारे से 3 इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पर हमसे 2 टर्म होते हैं, दैट मीन्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है हमारे पास में एक, और एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास में, जो x y और z इनके कोएफिशिएंट्स को मिलाकर हम बनाते हैं, दैट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनके कोएफिशिएंट के हिसाब से अगर मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया तो वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा। दैट मीन्स x y z का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग सम अप करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और जो पूरा मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, a1 b1 c1 d1, दैट मीन्स नॉन होमोजेनियस वाला जो पार्ट है उसको भी जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, दैट मीन्स d1 d2 d3, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 a3 b3 c3 d3। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पर बात है कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास में जो कंडीशन है वो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को AUG लिख रहा हूँ, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब x y z के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, 3 होंगे। ठीक है, सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में कब होता है, नॉन होमोजेनियस के केस में,
तो उसके लिए कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बट will be less than the number of variables। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस तरह का इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो आप क्या कर लीजिए, पूरा मैट्रिक्स लिख दीजिए। दैट मीन्स A1 B1 C1 D1 करके आप पूरा मैट्रिक्स लिख लीजिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये वाला जो पार्ट हमारे पास में है, जब आप लोग इसको रैंक निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का, तो आप इस पूरे मैट्रिक्स को क्या करें, प्रोसीड करें रैंक एक्लियन फॉर्म के थ्रू। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वाला का रैंक, और जो पूरा मैट्रिक्स का रैंक होगा वो इस पूरे मैट्रिक्स के थ्रू मिल जाएगा आपको। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, बट मैंने फिर भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर दिया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, आपको कंडीशंस याद रखनी है, और जो एक्लियन फॉर्म का जो आपको फंडा पता होना चाहिए, कंसेप्ट, दैट मीन्स एक्लियन फॉर्म को हम लोग कैसे यूज करेंगे रैंक निकालने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। बस खत्म हो जाएगी बात वहीं पर। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनियस वाले पार्ट के लिए। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में। दैट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन का हम लोग कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कि हमारे पास में अगर अभी आपने देखा था ये D1 D2 और D3, अगर ये D1 D2 D3 हमारे पास में D1 D2 D3 अगर हमारे पास में 0 हो जाता तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या आएगा, दो कंडीशन आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या मतलब हमारे पास में, उसका मतलब है ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाए या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन तो बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर तो D1 D2 D3 हमारे से 0 है। दैट मीन्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये आएगा। इसका जस्ट हम लोग क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट मीन्स X Y Z जो हमारे पास में रहेगा उसको कंसिडर कर लेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे अगर X Y Z रहेगा तो। ठीक है, अगर हमारे पास में दोनों बराबर होंगे, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। कब, जब होमोजेनियस वाला इक्वेशन रहेगा। सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास में तब होंगे जब हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी लेस देन, सॉरी, या फिर आप बोल लीजिए हमारे पास में विल बी लेस देन n, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज n से अगर कम होता है, यहाँ पर भी आप n लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को अगर आप मान लेते हैं n, दैट मीन्स रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, अगर n होता है दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर x y z के बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा, दैट इज x y z वाला जो वेरिएबल होता है उससे अगर कम होगा तो हमारे पास में वो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर आप उसको बोल सकते हो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास में होमोजेनियस इक्वेशन है और इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या होता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाता है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ये भी आप एक पॉइंट बनाकर याद रख सकते हो कि अगर आपको बोला गया हो कहीं पे कि होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है और अगर आपको इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है उस केस में, तो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को 0 कर सकते हो, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन में अगर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 होगा।
ठीक है, चलिए आई होप एक बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारे पास में क्या है, एडजॉइंट के ऊपर है। ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास में एडजॉइंट के ऊपर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर देता हूँ। एडजॉइंट हमारे पास में क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एडजॉइंट हमारे पास में क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टी को। लेट ए बी एन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ए हमारे पास में क्या है, नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्रॉपर्टी देखिए क्लियर होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल कर उस पर n-1 का पावर चढ़ा देंगे। दैट मीन्स जहां पर कि n हमारे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। दैट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारे पास में क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है। ठीक है, वही हमें क्या करना है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, जहां पर कि n हमारे पास में क्या है, ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का, गिवन जो हमारे पास में क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे, जो कि हमारे पास में है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए will be equal to determinant of a raised to the power n-2 into a। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। यहाँ पर क्या करना है, पावर हमें n-2, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, ऑर्डर n है। n क्या है, ऑर्डर है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, जहाँ पर कि हमारे पास में a एंड b are non-singular matrix of same order, then adjoint of A into B will be equal to adjoint of B into adjoint of A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी है, adjoint of A transpose will be equal to adjoint of A का होल का ट्रांसपोज। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में adjoint of ए ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए उसके होल के ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में, उस पर डिस्कस करते हैं। ए ट्रांसपोज का अगर हम इन्वर्स करना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आई होप ए ट्रांसपोज का अगर आप इन्वर्स करेंगे या फिर आप पहले आप इन्वर्स कर दे फिर आप ट्रांसपोज करें, दोनों ही बात क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, सॉरी लास्ट नहीं है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। जिस ऑर्डर का ये ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए।
ठीक है, क्लियर हुई होगी आई होप ये वाली प्रॉपर्टी भी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास में है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन lambda square will be the eigenvalue of a square. Likewise, lambda cube will be the eigenvalue of a cube dot dot dot. Lambda raised to the power n will be the eigenvalue of a raised to the power n. बात समझ में आई आई होप। चलिए दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो जितना पावर हम उस मैट्रिक्स पे चढ़ाएंगे उतना ही पावर हम उस आइगन वैल्यू पे भी रेस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर हमारे पास में लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, अगर हमारे पास में लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी एक मैट्रिक्स ए का, तो हमारे पास में एडजॉइंट ए का अगर हमें आइगन वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा करेंगे, तो हमारे पास में वो आइगन वैल्यू हो जाएगा एडजॉइंट ए का। बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर सपोज करिए हमारे पास में लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन determinant of A upon lambda will be the eigen value of adjoint A. बात समझ में आई? Determinant of A upon lambda will be the eigen value of adjoint A. ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं यहां पर, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, या फिर आप बोल लीजिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू number of distinct eigen values, number of distinct eigen values। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए डायगोनलाइजेशन के बारे में मैंने लिखा है। तो डायगोनलाइजेशन इज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द प्रोसेस ऑफ reduction of matrix A to a diagonal form D such that D equal to P inverse A into P, जहां पर कि P हमारे पास में क्या है, एक मॉडल मैट्रिक्स है, मॉडल मैट्रिक्स। ठीक है, और हमारे पास में A क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास में जिसको हमें डायगोनलाइज करना है। ठीक है, और डी हमारे पास में डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, डी हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स में कैसे डिफरेंस होगा ये भी बताता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n हैज n linearly independent eigen vectors, then a matrix P can be found such that P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो हमारा डायगोनलाइजेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही वाला है कि कोई भी मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होगा जब उसके पास में n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होगा जब उसके पास में n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। इसका क्या मतलब है, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले या फिर हमारे पास में 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट
आइगन वैल्यूज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये वाला जो पॉइंट है गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज, सॉरी मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको याद होगा, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखा था, तो आप रिलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा n। तो हम बोल सकते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, दैट मीन्स हर एक आइगन वैल्यू अलग अलग हैं, तो वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में ये AP इक्वल टू PD जो रिलेशन है वो क्या डिनोट करता है, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास में A क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, P हमारे पास में क्या है, मॉडल मैट्रिक्स, और D हमारे पास में क्या है, डायगोनल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं P की, तो P हमारे पास में क्या है, देखिए आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगा A, उसका आइगन वेक्टर्स अगर मैं बात करूं x1 y1 z1, एक आइगन वेक्टर, ये दूसरा आइगन वेक्टर, ये तीसरा आइगन वेक्टर, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये सारे कॉलम मैट्रिक्स है। तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास में मैंने डिनोट कर दिया इन तीनों से। तो अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करें जो इन तीनों कॉलम मैट्रिक्स को कंटेन कर रहा होगा, जो कि हमारे पास में ये वाला है, वो क्या कहलाएगा, मॉडल मैट्रिक्स P, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास में P समझ में आ गया कि हमारे पास में आइगन वेक्टर्स का जो हमारे पास में सेट होगा, उसको अगर हम कंबाइन कर दें और एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दें तो वो मिल जाएगा हमें मॉडल मैट्रिक्स P, ठीक है। और A हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स है, और हमारे पास में यहाँ पर λ1, λ2 और λ3 क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। जो मैट्रिक्स A है उसकी आइगन वैल्यूज λ1, λ2 और λ3 होंगी, और उनको अगर हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायगोनल फॉर्म D बन जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि जो डायगोनल मैट्रिक्स D है, जो डायगोनल मैट्रिक्स D है वो क्या होगा, हमारे पास में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट पे आइगन वैल्यूज होंगी λ1, λ2, λ3, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, AP इक्वल टू PD, ठीक है। A हमारे पास में मैट्रिक्स है, P हमारे पास में मॉडल मैट्रिक्स है जो कि आइगन वेक्टर्स के थ्रू फॉर्म हुआ है, और D हमारे पास में क्या है, आइगन वेक्टर्स को हमने डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं AP, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगा, ठीक है। AP इक्वल टू अगर आप PD लिखते हैं और दोनों साइड अगर आप P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में आएगा P इनवर्स A इंटू P, और यहाँ पर आ जाएगा P इनवर्स P इंटू D। P इनवर्स हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दे देगा, तो हमारे पास में ये हो गया, सिर्फ यहाँ पर D आ जाएगा, और ये हमारे पास में हो जाएगा P इनवर्स AP। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गया कि P इनवर्स A इंटू P क्या देगा, हमें डायगोनल मैट्रिक्स देगा जिसकी हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट होंगी, ठीक है। ये आपको बस याद रखना है, और एक कंडीशन याद रखनी है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डेफिनेटली डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और एक और भी कंडीशन आप जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान रख सकते हो कि अगर आप A रेज़ टू द पावर n करना है तो आप क्या कर सकते हो, P इंटू डायगोनल मैट्रिक्स D रेज़ टू द पावर n एंड इंटू P इनवर्स, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो। तो जितनी भी कंडीशंस थी मैंने यहाँ पे बता दिया, प्रॉपर्टीज थी डायगोनलाइजेशन से, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे। जितने भी स्टूडेंट्स गेट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहे तो अनअकैडमी की तरफ से जो भी हमारे पास में ये कोर्सेज इन्होंने लाया है, डाउट क्लियरिंग बैचेस, रैपिड रिविजन बैचेस एंड टारगेट EAC प्रीलिम्स का जो बैच है वो 19 अक्टूबर से, ये भी हमारे पास में रैपिड रिविजन वाला 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, और टारगेट EAC वाला 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
डाउट क्लियरिंग वाला 19 से, रैपिड रिवीजन वाला जो बैच है वो 19 अक्टूबर से, और टारगेट ईएसी वाला बैच 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 20 अक्टूबर जो उसके बाद की जो प्राइस होगी वो सब्सक्रिप्शन की हाइक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देयर विल बी अ प्राइस हाइक फॉर गेट एंड ईएसी कोर्सेज, दैट मीन्स डाउट क्लियरिंग बैचेस, रैपिड रिवीजन वाला जो बैच है और टारगेट ईएसी वाला जो बैच का सब्सक्रिप्शन का हाइक हो जाएगा प्राइस, ठीक है। तो आप 20 अक्टूबर से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे पहले ही एनरोल कर सकते हो। ये जो हमारे पास में लिंक है सब्सक्राइब नाउ की, वहां पे ये वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करने की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप यूज कर सकते हैं कोड को क्रैक गेट तो आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगी जिससे कि आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, ये अनअकैडमी की तरफ से ये सारी जो बैचेस हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि काफी यूजफुल होंगे आपके लिए गेट 21 के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जो हमारे पास में रैपिड रिवीजन वाला जो बैच है अनअकैडमी की तरफ से फॉर गेट 21, वो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैचेस एंड केमिकल वालों के लिए भी अवेलेबल है। और जो टारगेट ईसी वाला बैच है वो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और ईसी वालों के लिए अवेलेबल है। और डाउट क्लियरिंग वाला जो सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, डाउट क्लियरिंग वाला, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट वाले में बहुत ये होता है कि डाउट उन्हें पूछना रहता है। तो अगर आप सिर्फ डाउट क्लियरिंग वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, ईसी वाले और कंप्यूटर साइंस वाले एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एनरोल करने की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आपको हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आइदर रैपिड रिवीजन वाला या फिर डाउट क्लियरिंग वाला बैच जो भी है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डाउट क्लियरिंग वाला बैच जरूर ज्वाइन करो जिससे कि आपका डाउट क्लियरिंग वाला जो पार्ट है टेक्निकल वाला वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। 20 अक्टूबर से आप पहले कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्राइस कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने यहाँ पे लिया है इस वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वो सारे क्वेश्चंस एस एकेडमी एंड मेड इजी के टेस्ट सीरीज से ली गई है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए 2x2, ए हमारे पास में क्या है, एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में बोली गई हैं कि आइगन वैल्यूज क्या हैं, 2 हैं एंड 4 हैं, ठीक है। देन व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए, तो हमारे पास में एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था एक प्रॉपर्टी की इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन एडजॉइंट ए की अगर हमें आइगन वैल्यूज चाहिए तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, जस्ट ये वाली प्रॉपर्टी मैंने सबसे पहले बताई थी आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी में। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास में, डिटर्मिनेंट अपॉन लैम्डा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यूज होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास में 8, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में क्या है 2, तो लैम्डा की वैल्यू एक बार मैंने 2 रखी तो आ गया 4, दैट मीन्स 4 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। फिर से अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा, अब की बार हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को 4 रख देंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 8 और लैम्डा की वैल्यू हमने रख दिया 4, तो आ गया 2। सो 4 and 2 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए, दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या होगा हमारे पास में, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास में, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन
डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। बस आपको इतना सा बात याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, देन हमसे पूछा गया है लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है तो हम जस्ट प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं और लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज को मैं क्या बोल सकता हूँ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट मीन्स 2 कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होगा हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास में देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। ठीक है, अब आपको जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने से क्या आएगा देखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्व करने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, जो पहला वाला प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा। ठीक है, इसी का स्क्वायर कर देते हैं अगर हम, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इस साइड आ जाते सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर ही चाहिए था। ठीक है, और इस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की जगह पे क्या रखेंगे, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की जगह पर रख देंगे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस हमारे पास में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 4 कॉस स्क्वायर में से 2 कॉस स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2, दैट मीन्स लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर विल भी क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू 2। यही हमें चाहिए था, लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2। ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। लेट बी इक्वल टू, एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया है बी, एंड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास में बी इक्वल टू बोला गया है एडजॉइंट ए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है -7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा गया देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये x हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अब हम, दोनों तरफ हम यहाँ पे जो ये वाली b इक्वल टू एडजॉइंट है, दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो अगर आप बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो मैंने जस्ट प्रॉपर्टी लिखी है अपने 10 मिनट पहले, जो आप अगर आपने मैंने स्टार्टिंग में ही लिखी थी प्रॉपर्टी एडजॉइंट्स की, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 हो गया हमारे पास में। n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पर a हमारे पास में क्या होगा, 3x3 का ही मैट्रिक्स होगा, तो हमारे पास में n की वैल्यू हो जाएगी 3।
ठीक है हमारे पास में। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई n की वैल्यू 3, दैट मीन्स हमारे पास में ए भी क्या होगा, एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि बी हमारे पास में एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है इस वजह से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर 2, और हमारे पास में डिटर्मिनेंट ए क्या दे रखा है, -7, तो हमारे पास में -7 का स्क्वायर हो गया विच इज इक्वल टू 49, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 49। ठीक है, यहाँ से मिल गया हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, 49 होगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी, 49 मिल गई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा 6, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं बी का, तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 5x माइनस 12 माइनस 1 कर रहे हैं, तो कितना आएगा -2x और आ जाएगा +12 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास -6 और ये आ गया हमारे पास -15। ठीक है, इज इक्वल टू 49। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, 6 पंचे 30x 12 छक्के 72 प्लस 2x माइनस 12, 6 पंचे 30 और आ गया हमारे पास में 15 पच्चीस 75 इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो इसको अब क्या कर लेते हैं, 30 में से 2 जाएगा तो हमारे पास में बचेगा -28x, और हमारे पास में यहाँ से आएगा 30 और 75 हो गया हमारे पास में 105, 105 में से 72 जाएगा तो 72 माइनस में, और हमारे साथ 12 भी माइनस में से है, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 21, और 21 में 49 में से 21 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास में 28। अब सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, तो -28x इक्वल टू 28 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया -1। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा -1। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी को याद रखना है। दैट मीन्स ये हम लोगों ने कैसे किया है, यहाँ पर इस ट्रांजिशन को याद रखना है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 होता है हमारे पास में, जहाँ पर कि n हमारे पास में क्या होता है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सॉल्यूशन बताना कि नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है। ठीक है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 -3 2 5। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में है x1 पे है 1, x3 पे है -1, x2 पे हो जाएगा 0, और d1 d2 की जगह पे हमारे पास में है -1, x1 की जगह पे 1 -2 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में मैट्रिक्स। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको जस्ट एक्लियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें, मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना था, जो कि ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इन दोनों एलिमेंट को 0 बना देंगे। देखिए 0 बना दिया हमने, ऑपरेशन लगा लेंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे भैया, R2 गोज टू R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R1, ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों का जो एलिमेंट है वो 0 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या था, 0 प्लस हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2, -1 -2 हो जाएगा हमारे पास है -3, -1 और -5 -6। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 आ जाएगा 1। ठीक है, -2 प्लस 3, ठीक है, सही बात, सही कर रहा हूँ। 1 -2 आ जाएगा हमारे पास में -1, 5 -5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करें, इस वाले पार्ट पे 1 बनाने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं R2 को 3 से। तो हम कर लेते हैं भैया R2 को 3 से डिवाइड पहले।
0 0। R2 को क्या कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 1 -1, ये आ जाएगा -2, 1 -1 0। हमने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R2 गोज़ टू R2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इसको 0 बना सकते हैं, ये वाले पार्ट को। तो उसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 गोज़ टू R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में भैया, देखिए R3 में चेंज करना है, तो ये आ गया 0। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा, देखिए आप इससे सॉल्व कर लीजिए, -1 और +1 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में +2, ठीक है, 0 +2, तो ये आ गया हमारे पास में। तो इसके बिना अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना इसको डिस्टर्ब किए क्या हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो बिना इस चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए हम फर्दर 0 यहाँ पर नहीं बना सकते हैं इस वाले पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे इसे, बस। अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहीं पे छोड़ देंगे और इसका रैंक बता देंगे क्या है। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगा, देखिए रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ रहा है, इसका रैंक कितना है, जिसको मैंने अभी रेड किया है उसका रैंक कितना है, रैंक है 2, 1 2, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होगा, पूरे का मैट्रिक्स का रैंक, तो रैंक होगा 1 2 3। तो हमारे पास में जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर नहीं होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हमारे पास में बराबर नहीं होता है, तो हमारे पास में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। आई होप मैंने वहाँ पर लिखा था या नहीं लिखा, ध्यान नहीं है मैं, अगर मैंने वहाँ नहीं लिखा था तो मैं एक बार वहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास में नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर हमारे पास में होता है तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, मैं भूल गया था, ठीक है, सॉरी। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर हमारे पास में रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप ऐड भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ 2 -3 and 4 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ सम 3x3 मैट्रिक्स देन A इनवर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैं बात करूँ कि λ1 λ2 एंड λ3 की वैल्यूज दे रखी हैं 2 -4 एंड 3, ठीक है। अगर हमारे पास में आइगन वैल्यूज हैं तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा हमारे पास में, λ-2 लिख लिया मैंने, एक रूट, और एक रूट λ+4 और एक रूट लिख लिया λ-3 सॉरी, इज इक्वल टू 0। अगर हम कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास में, सही है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, λ1 λ2 λ3 की मदद से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश की है, λ-2 इंटू λ+4 इंटू λ-3। अगर हम कर देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, λ² +4 λ, उसके बाद हमारे पास है -2 λ -8 आएगा, ठीक है, इंटू λ-3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो λ² +2 λ -8 और यहाँ पर आ जाएगा λ-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं, λ³ +2 λ² -8 λ, फिर 3 λ -6 λ और आ जाएगा 8 या 24 प्लस में वो भी, ठीक है, इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह ए लिख देंगे हमारे पास में, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स क्या करता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद फिर ए बिठाएंगे, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर क्या आ गया लैम्डा क्यूब, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से 8 6 14 लैम्डा, और हमारे पास में आ जाएगा प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हम लैम्डा की जगह पे ए बिठाएंगे तो कैसा आएगा ए क्यूब, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, सॉरी। तो लैम्डा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस हमारे पास में आ जाएगा 14 है प्लस 24 आई इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं हम, जस्ट दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए कुछ ऐसा आएगा प्लस 24 आई इक्वल टू 0 इंटू इन्वर्स करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको फर्दर मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा 14, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास में 24 ए रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। ये बचा हमारे पास में। अब क्या बचिए हमारे पास में, देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में ए इन्वर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी निकाल करके, अगर हम ए इन्वर्स की वैल्यू को निकालना चाहें यहाँ से, तो आ जाएगा 1/24 इंटू 14i, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन था हमारे पास में, मैंने जस्ट इसमें से क्या कर लिया, ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं ऑप्शन के साथ में। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास में है वो मैच कर रहा है, दैट मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/24 इंटू 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी आपको। तो आज का सेशन था हमारे पास में, यहीं पर हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस गेट 2020 के, 2019 के, 2018, 2014, सॉरी 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11, मैंने ऑलरेडी ये इतने सारे ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लीनियर अलजेब्रा के अपलोड कर रखे हैं अपने प्लेलिस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के। तो अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट इन क्वेश्चंस को लगा लीजिए। आई होप नहीं भी तो हमारे पास में 200 प्लस क्वेश्चंस होंगे इन हर एक ईयर में मिलाकर, ठीक है। 20 के क्वेश्चंस, 19 के क्वेश्चंस, 18 के क्वेश्चंस, 17, 16, 15, 14, 13, 20, 11, मैंने हर एक ईयर के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने प्लेलिस्ट वाले पार्ट में, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करें, क्योंकि हमारे पास में अभी 5.6 के सब्सक्राइबर हैं। मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास में 10 के जल्दी हो जाए। तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।